नमस्कार दोस्तों, क्लॉक मी यूट्यूब चैनल और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं आपके नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 13 सेक्शन 13 अभी देखेंगे। सेक्शन 13 किससे संबंधित है? प्रत्येक वार्ड, नगर पालिका आपकी है वो वार्डों में विभाजित है। अब प्रत्येक वार्ड की मतदाताओं की सूची तैयार होती है। मतदाताओं की सूची रहती है सभी नगर पालिकाओं में, तो उसको तैयार करने का काम होता है। उस मतदाता सूची को नया कोई मतदाता जोड़ना है तो उसको अपडेट करना है। इसके अलावा उसको प्रकाशित भी करना होता है कि इन इन मतदाताओं को नाम दे दिया गया ताकि मतदाता अपने हिसाब से वोट देने जा सकें। ठीक है, तो इसके बारे में अपन सेक्शन 13 में निर्वाचक नामावली इसके बारे में देखेंगे। सीधा सीधा ये है कि जो मतदाता सूची होती है ना, उसी को अपन ये बोलते हैं। इसके बारे में पूरा देखेंगे। सबसे पहले उपधारा 1 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सबसे पहले उसके बारे में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो ये मतदाता सूची तैयार करवाएगा, उसको संरक्षित रखेगा, उसके बारे में बात करेंगे। ये कौन होगा, ये अधिकारी किसको नियुक्त किया जाएगा और कौन करेगा, कौन होता है? तो सबसे पहला ये होता है कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो राज्य सरकार से लगा हो या किसी स्वायत्त शासन की संस्था से या प्राधिकरण से, कोई यूनिवर्सिटी से, इन सब से लगा हुआ गवर्नमेंट कर्मचारी होना चाहिए, गवर्नमेंट अधिकारी होना चाहिए जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब उसकी परामर्श देता है राज्य सरकार निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग को सलाह देता है कि आप उक्त अधिकारी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी लगा सकते हो। फिर निर्वाचन आयोग उसको देखता है कि हाँ ये सच में योग्य है, तो वो फिर उसको क्या बना देता है? निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी। अपन सीधा सा देखें, जो अपना विधानसभा का चुनाव होता है तो तहसील स्तर पर एसडीएम को मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है। जिले स्तर पर जब लोकसभा चुनाव होता है और उस विधानसभा में भी रहता है तो जिला कलेक्टर होता है, उसको मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है। लेकिन अपन यहां बात कर रहे हैं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तो ये क्या करते हैं, किसी और लोअर अधिकारी को क्या नियुक्त कर देते हैं? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है, उनको राज्य सरकार सलाह देती है कि आप इसको लगा दो और उसको निर्वाचन आयोग लगाता है। अब ये काम क्या क्या करेगा? सबसे पहली बात, मतदाता सूची तैयार करवाएगा। ठीक है, नगर पालिका के संदर्भ में देखेंगे तो प्रत्येक वार्ड के लिए कि ये मतदाता वोट डाल सकते हैं, 18 साल से बड़े हैं, ये मतदाता वोट डाल सकते हैं। ठीक है, अब पहले से है उसको फिर रिवाइज करवाएगा। कोई उसमें अगर नाम जुड़ना है, हटना है, उसको रिवाइज करवाएगा। फिर उसके बाद में उसको अपडेट करवाएगा कि हाँ इसमें ये करेक्शन होने हैं, इनको डिसअलाउ करो, ये आदमी की मौत हो गई, इसको हटाओ, उसको अपडेट कर दो, तो वो अपडेट करवाएगा। और लास्ट में उसको प्रकाशित करवाएगा ताकि मतदाता पहचान सके कि हाँ मेरे को अपना वोट देना है और वो जाकर वोट दे सके। उसको प्रकाशित भी करवाएगा। 3-4 काम हो गए महत्वपूर्ण। पहले तो वो मतदाताओं की लिस्ट तैयार करवाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसको रिवाइज करवाएगा, उसमें नाम जुड़ना है, हटना है, ये सब करवाएगा। नंबर 3, उसको अपडेट करवाएगा। किसी की डेथ हो गई, कुछ और हो गया, उसको हटवा दिया तो अपडेट करेगा। और फिर लास्ट में जब सारा रेडी हो जाएगा तो उसको प्रकाशित करवाएगा। ये आपका इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्य हो गए। अब उपधारा 2 देखते हैं। अब ये मान लो नगरपालिका के लिए एक आदमी लगा दिया और उसमें 30 वार्ड हैं। क्या एक आदमी ये सारा काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। उसको अधिकार दिया जाएगा कि आपको जो अच्छा लगता है, कोई भी सरकारी कर्मचारी, स्कूल का टीचर हो या फिर कोई और संस्था में काम करने वाला हो, उसको आप नियुक्त करके ये काम करवा सकते हो।
तो वो क्या करेगा, अपनी समझ के हिसाब से, जैसे मान लो नगर पालिका में किसी वार्ड का है तो अक्सर तो यही होता है कि टीचर को काम दिया जाता है ये, क्योंकि वो समझदार भी होते हैं और सारा काम कर भी लेते हैं। बहुत सारे टीचर देखते भी होंगे कि हाँ ऐसा हम करते भी हैं, कर भी रहे होंगे। हमारे स्टूडेंट्स में से कोई होगा जो पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट तो क्या है, टीचर ही है वो, कैंडिडेट्स। तो वो क्या करेगा, अपनी समझ के लोगों को नियुक्त करेगा कि आप ये तो लिस्ट ले जाओ, इस लिस्ट में ये आपको भरना है, आपको सभी के घर पे जाना है, आपको उनसे पूछना है, आपको उनका आधार कार्ड लेना है, आपको उनको ये करना है, पूरी डिटेल भर के उसको सत्यापित करना है, सत्यापित करके मेरे पास लेके आना है। तो वो एक विहित रीति होगी उसकी कि इतने दिन में होना चाहिए और इसके एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा तैयार करने का। और वो कर्मचारी विहित रीति से क्या करेगा, निर्वाचक नामावलियों को तैयार करवाएगा और उसका रिवाइज करवाएगा। ठीक है, वो ले जाकर किसको दे देगा कर्मचारी, उसको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को। ठीक है, अब सारे वार्डों से मान लो ये ले जा के लिस्ट उनको दे दिया कि ये पकड़ो आपकी लिस्ट। अब क्या इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सबको चेक कर सकता है, सबको देख सकता है? तो उसको मदद की ज़रूरत है। अब उसका काम करने के लिए भी मदद की ज़रूरत है। वो मदद कौन करेगा? तो राज्य सरकार के सलाह पर निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, क्योंकि ये नगरपालिका का काम हो रहा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरों को नियुक्त करेगा, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, मदद करेंगे। अपन ने 3 देख ली, अब चौथी देखेंगे। तो इसकी उपधारा 4 देखेंगे दोस्तों। अब आगे क्या है, इसमें सबसेक्शन 4 जो है उसमें है असिस्टेंट ईआरओ। वो ईआरओ के अधीन रहते हुए समस्त रजिस्ट्रेशन के कार्य करेगा। ईआरओ के अधीन रहते हुए, ईआरओ के निर्देशन में वो ईआरओ निश्चित करेगा कि हाँ भाई अपने पास इतना काम आ गया है कि सारे वार्डों से अपने पास लिस्ट आ गई है और इस तरह से नहीं आई है। तो एक असिस्टेंट ईआरओ को वो लगा देगा कि जहाँ से समय से नहीं आ रहा है तो आप उनको देखो कि वो समय से सबमिट करें, और जो समय से सबमिट कर चुके हैं तो एक ईआरओ को लगा देगा कि आप इसको देखो कि जो जो खामियां हैं तो उनको वापस रिटर्न करो, ताकि वो दोबारा से करके आपको दें, या उससे संबंधित अन्य कोई काम है तीसरे को बता देगा कि आप इनकी फीडिंग अपने सिस्टम में करो ताकि हम प्रकाशित करवाने में काम हो। इस तरह से वो 3-4 जो भी ईआरओ उसके लगाए जाते हैं, 1-2 लगाए जाते हैं, आवश्यकता अनुसार लगाए जाएंगे, तो उनको अपने अधीन रजिस्ट्रेशन के कार्य करवाएगा। अब उपधारा 5, निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने का अधिकार किसको है? निर्वाचक नामावली है कि ये हो गया, इसमें नाम जुड़वाने का अधिकार किसको है? सबसे पहली बात, अर्हता की तारीख से, जितनी तारीख को योग्य घोषित किया जाता है कि इतने तारीख तक आदमी 18 वर्ष का होना चाहिए, जब वो नामावली जोड़ रहे होते हैं तो उसके आसपास की कहीं तारीख निश्चित करते हैं। जैसे मान लो वो उन्होंने फरवरी में किया तो वो करेंगे कि भाई 1 जनवरी तक 18 वर्ष का होना चाहिए, या फिर जनवरी से काम किया तो 1 जनवरी तक 18 वर्ष का होना चाहिए। तो 18 वर्ष का पूर्ण होना चाहिए, वयस्क मताधिकार है। इसका मतलब ये है कि 18 वर्ष से पूर्ण 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। नंबर 2, नगरपालिका के किसी वार्ड का साधारणतः निवासी हो। नगरपालिका के वार्ड का साधारणतः निवासी हो। साधारणतः इसलिए क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, केस स्टडियाँ होती हैं कि उसको फिर निवासी घोषित कर दिया जाता है। तो साधारणतः वो तो अपवाद वाली बातें होती हैं, इसलिए साधारणतः वो नगरपालिका का निवासी होना चाहिए। अब निवासी होने के लिए कुछ क्लैरिफिकेशंस अपन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन है पहली, मान लो कोई आदमी आकर नगरपालिका में अपना भवन खरीद लेता है और वहाँ रहने लग जाता है, तो क्या वो आदमी उस
जगह का, उस नगर पालिका का साधारणतः निवासी है? तो नहीं, वो उसका साधारणतः निवासी नहीं है। कोई आदमी अगर किराए पर आकर रहने लग जाता है तो क्या वो साधारणतः निवासी है? तो भी नहीं, वो भी साधारणतः निवासी नहीं है। उसका जन्म जहाँ हुआ है अक्सरतः वहाँ ही उसको रखा जाता है। कुछ लोग मान लो जाकर जयपुर में रहने लग गए, मकान बना लिया, अपना काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बाद में जाकर घर पे रहते हैं। अपना मकान भी बना लिया, रह भी रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, और सारा उसका चल रहा है, घर से रिलेशन रहता है, घर पे भी जाता है और वहाँ पे भी जाता है, तो उसकी लिस्ट वहीं रहती है। और जब तक वो 8-10 साल निश्चित समय पूरा नहीं कर लेते हैं वहाँ का, और निश्चित स्थायित्व की निशानी नहीं ले लेते हैं, तब तक वो कहाँ के निवासी माने जाएंगे? दूसरी जगह के जहाँ से आए हैं। ठीक है, कोई निवासी अस्थायी समय के लिए घर छोड़ दे तो भी वह निवासी माना जाएगा। मतलब मान लो कोई निवासी जयपुर का है या अलवर का निवासी है, अलवर का निवासी है, वो जयपुर रहने लग गया अपने बिजनेस के लिए या कोई फैक्ट्री में काम के लिए या कोई और काम के लिए, वो जयपुर में रहने लग गया, वो अपना निवास स्थान छोड़ देता है 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो क्या वो निवासी जयपुर का माना जाएगा या अलवर का माना जाएगा? ऐसी स्थिति में वो अलवर का ही निवासी माना जाएगा। मतलब छोड़ दिया तो भी वो वहीं का निवासी माना जाएगा। अस्थायी लिखा है, परमानेंट छोड़ दिया और वो ये साबित हो गया कि हाँ वो परमानेंट छोड़ दिया, तो वो फिर जयपुर का ही माना जाएगा, उसमें जोड़ दिया जाएगा। अब निवासी नहीं माना जाएगा, इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं। कौन कौन किस किस को निवासी नहीं माना जाएगा? मतदाता सूची बना रहे हैं ना हम, मतदाता सूची बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, तो वो आदमी जाकर पूछेगा भाई किस किस को मानेगा। तो वो मान लो अस्पताल में भर्ती है आदमी, कैंसर का इलाज पर्टिकुलर अस्पताल में मान लो कहीं पर हो रहा है और वो परमानेंट वहाँ पर है 3 साल से, तो क्या वो आदमी वहाँ का निवासी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़, कोई स्टूडेंट 7 साल के लिए MBBS करने कोटा चला गया, मान लो कॉलेज में चला गया और वहाँ रह रहा है 7 साल में, 5 साल से, तो क्या वो वहाँ का निवासी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, छात्रावास का निवासी नहीं माना जाएगा। कोई जेल में बंद है, कारागार में, और 10 साल की सजा हो गई, 10 साल के लिए वो जेल में बंद है, तो क्या वो वहाँ का निवासी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ठीक है, होटल में आकर अतिथि रुक जाते हैं, लंबे लंबे समय के लिए रुक जाते हैं, फिक्स रहता है उनका कि गर्मी का सीजन मसूरी में हम मनाएंगे और वो मसूरी में ही चले जाएं। अब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ अपने माउंट आबू में कुछ लोग गर्मी के मौसम में 2 महीने के लिए माउंट आबू ही रहेंगे वो परमानेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर साल 2 महीने जा रहे हैं तो वो वहाँ के निवासी माने नहीं जाएंगे। इसलिए जो मतदाता इलेक्टोरल रोल बनाने जाएगा ना, उसको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कहाँ का निवासी, अगर कोई प्रश्न होता है कि भाई ये यहाँ का निवासी है या फिर वहाँ का निवासी है, अलवर का है या जयपुर का है, शाहपुरा नगर पालिका है, मनोहरपुर नगर पालिका का निवासी है, तो उसमें क्या होगा? राज्य सरकार के जो निर्देश हैं और नियम हैं उनको फॉलो करते हुए ये डिसाइड किया जाएगा कि वो कहाँ के निवासी हैं दोस्तों। तो ये अपन ने 4 देख लिया, 5वीं देख। तो दोस्तों इसकी 5वां उपधारा 4 देख ली अपन ने, मतलब उपधारा में भी पार्ट चल रहे हैं ना, तो वो 4था पार्ट देख लिया। अभी 5वां पार्ट देखते हैं। वो क्या है कि अगर मान लो लोकसभा और विधानसभा सदस्य हैं, कोई MLA है और MP है, वो उस नगर पालिका का निवासी है। मान लो वार्ड नंबर 7 में MLA साहब का घर है। अब क्या हो गया? MLA साहब चुनाव जीतने के बाद में चले गए, कहाँ पर चले गए? जयपुर रहने लग गए, क्योंकि वहाँ पर उनको क्वार्टर मिलता है और वो तो जयपुर ही सेटल हो गए, वो घर आ ही नहीं रहे। ऐसी स्थिति में क्या उनके अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनको मतदाता सूची जो निर्वाचक नामावली तैयार करेंगे उससे नाम हटा देंगे क्या? नहीं, जब तक उसकी ऑथेंटिक प्रोसेस नहीं हो जाएगी तब तक उसका नाम हटाएंगे नहीं। और वो MLA वहाँ के हैं तो जाहिर सी बात है वो तो नाम रहेगा, चाहे वो रहते हो चाहे नहीं रहते हो। ठीक है, फिर नंबर 6 है, जिस साल नामावली तैयार होती है, मतदाता सूची, मान लो 2022 में मतदाता सूची तैयार हो रही है और अक्टूबर में हो रही है, तो हम किस तारीख को मानेंगे कि 18 साल का हो गया वो बंदा? तो जिस साल वो काम होता है उस साल 1 जनवरी को, अक्टूबर में होता है तो 1 जनवरी को क्या होगा? अर्हता की तारीख निश्चित की जाएगी।
अर्हता की तारीख निश्चित की जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। नंबर 6, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक वार्डों की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार नहीं होगा। मान लो वार्ड नंबर 7 में भी उसका रजिस्टर घर है और 9 में भी घर है, तो वो वहाँ रजिस्टर है और वहाँ भी होगा, ऐसा नहीं है। जो पहले रजिस्टर है उसी को माना जाएगा। या फिर वो अपनी इच्छा से, अगर साधारणतः शब्द यूज किया गया है, अगर वो चाहता है तो उसको चेंज करवा सकता है, उसकी एक प्रोसेस होगी, वो अपन को पढ़नी नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा। क्या एक बार मतदाता सूची में नाम भरवा लिया, फिर मास्टर साहब आए और 15 दिन बाद फिर से वो मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहता है, वो दूसरी जगह मिल गया वहाँ भी नाम जुड़वाना चाहता है, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब एक ही बार नाम जुड़ेगा और एक ही बार वोट दे सकता है। अब धारा 14 की बात करेंगे। सेक्शन 14 क्या है? निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरहताएं। निर्वाचक नामावली में अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसकी क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होंगे? डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होंगी? पहला तो वो भारत का अगर नागरिक नहीं है तो उसका कोई नहीं है, इंग्लैंड से आके रहने लग गया, मान लो कौन सी विधानसभा में, कहीं नगर पालिका में रहने लग गया, शाहपुरा में रहने लग गया, जयपुर में रहने लग गया, तो भारत का नागरिक नहीं है। जब तक उसको सिटीजनशिप नहीं मिल जाती तब तक वो उसके योग्य नहीं है। दूसरी चीज, विकृत चित्त, अनसाउंड माइंड। कोर्ट ने कह दिया है कि भाई साहब ये तो पागल आदमी है, विकृत चित्त है, अनसाउंड माइंड है, तो उसको भी नहीं लेगा। मास्टर साहब जाके देखेंगे उसको। ठीक है। निर्वाचन के संबंध में भ्रष्ट आचरण घोषित हो, उस पर केस किया गया कि पिछले वाले इलेक्शन में क्या किया, उसने घूस ले ली, उसने 10,000 रुपये लेकर अपने और पूरे परिवार को वोट दिलवाने के लिए चला गया और ये पकड़ा गया और ये कोर्ट ने साबित कर दिया। तो ऐसे आदमी को क्या किया जाएगा? डिस्क्वालीफाई कर देंगे उसको चुनाव के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। फिर पार्ट 2, इसका सबसेक्शन 2 है, क्या है? रजिस्ट्रीकरण के पश्चात निरत होने पर नाम काट दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो गया और बाद में कोई भी इनमें से डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, बाद में वो पागल हो गया, तो उसका नाम काट दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन हो गया, मतदाता सूची में नाम जुड़ गया और उसके बाद में पता चलता है कि उसने क्या कर दिया? भ्रष्टाचारण कर दिया, तो उसका नाम काट दिया जाएगा। और नाम तुरंत तत्काल काट दिया जाएगा, उसमें किसी का अनुमोदन की जरूरत नहीं है, ना नगर पालिका के किसी के अधिकारी की जरूरत है, किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। ये होते ही, ये घोषित होते, प्रूफ मिलते ही उसका नाम काट दिया जाएगा। लेकिन इसमें परंतु है, एक अपवाद है। क्या है? अगर भ्रष्टाचरण घोषित हो गया और भ्रष्टाचरण घोषित होने के बाद में क्या होता है, वो वापस से उसको ठीक करवा लेता है और वो प्रूव कर देता है कि मैंने कोई भ्रष्टाचरण नहीं किया, ये मेरे पास केवल झूठा ब्लेम था, तो उसका नाम वापस से जोड़ दिया जाएगा। और जो अगर जोड़ दिया गया तो उसको निर्वाचक नामावली में मतदाता माना जाएगा। तो ये अपन ने इसका पार्ट देखा। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों अपन धारा 15 देख रहे हैं। इसमें क्या है? धारा 15 में सेक्शन 15 क्या है? मिथ्या घोषणा करना। अब मान लो ऐसी स्थिति होगी कि सारे प्रोविजंस हैं और अगर जो अध्यापक महोदय मतदाता सूची में नाम जोड़ने गए हैं वो अपने हिसाब से नाम गलत जोड़ दें या किसी का नाम हटा दें, तो क्या होगा? उसके प्रोविजंस क्या होंगे? एक तो है कि नामावली तैयार और पुनरीक्षण या शुद्धि में उसने झूठी घोषणा कर दी, किसी का नाम डाल दिया जबकि वो है ही नहीं, या फिर किसी का नाम हटा दिया जो कि होना चाहिए, या फिर एक से अधिक नाम डाल दिए, या किसी आदमी के 2 नाम हैं, उसको घर पे कहते हैं राहुल और उसके कागजों में उसका नाम है दिनेश। अब राहुल और दिनेश नाम से दोनों उसने बना दिया, उसने कुछ अपने कार्ड्स भी सौंप दिए। अब वो चला के वोट बढ़ाने के चक्कर में, वार्ड मेंबर बनने के चक्कर में उन्होंने इस तरह से कर लिया। या फिर कोई एंट्री करता है या फिर उसको हटा देता है, एंट्री करता है या हटा देता है। मान लो एक ज़बरदस्ती एंट्री कर दी कि 2 एंट्री एक्स्ट्रा कर दी ताकि फला आदमी जीत जाए, या फिर हटा दे,
इस तरह से कर दें, किसी आदमी के नाम हटा दें। तो ऐसी स्थिति में अगर वो चला के करता है और वो पाया जाता है कि उसने चला के इंटेंशनली ये गलतियां करी हैं, तो उसको कारावास की सजा होगी। कितने साल की? 1 साल की, या फिर 2000 से 5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और जुर्माने के साथ में अगर जुर्माना भी लगाया जाता है या फिर दोनों भी किए जाते हैं, या तो 1 साल की सजा दे दें या फिर कारावास, ये 2000 से 5000 तक का जुर्माना दे दें, 2000 से 5000 तक का, अथवा दोनों चीज भी की जा सकती है, 1 साल की सजा और 2000 से 5000 तक का जुर्माना। ये था अपने सेक्शन 15। क्या था? अगर नाम जोड़ने वाला कर्मचारी व्यक्ति अगर गलत जोड़ देता है चलाकर, तो ऐसी स्थिति में यह नाम हटा देता है तो उसको 1 साल का कारावास अथवा 2000 से 5000 का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब धारा 16 देखते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पहले अपन, इससे पहले वाली धारा में अपन ने क्या पढ़ा था? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो तो मतदाता सूची तैयार कर रहे थे, है ना। अब नई धारा है सेक्शन 16। इसमें क्या है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होगा। मैंने आपको बताया था कि एसडीएम तहसील स्तर पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। ठीक है, और जिले पर कौन होता है? जिले पर कौन होता है? जिले पर कौन होता है? डीएम होता है। इसमें क्या है कि अधिकारी, कोई भी अधिकारी है जो स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का ही होगा, राज्य कर्मचारी, तो वो क्या करेगा? उसको राज्य सरकार परामर्श भेजेगी निर्वाचन आयोग को कि इसको चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बनाया जा रहा है। जिले का बनाया जाए तो अक्सरतः क्या किसको बनाते हैं? डीएम को बनाते हैं। तहसील स्तर पर होता है तो एसडीएम, ऑटोमेटिक इनको बनाया जाता है। ये प्रोविजंस भी है ना। तो परामर्श पर आयोग नियुक्त कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन इसके कार्य हैं। पहला तो ये हो गया कि इसको कौन बनाता है, उपधारा 2 में है इसके कार्य क्या है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन क्या करेगा? वो निर्वाचन नामावलियां तैयार करवाएगा, उनकी मतदाता सूची बनाएगा। दूसरा, निर्वाचन का सुचारू संचालन, प्रॉपर तरीके से जिस तारीख को निर्वाचन घोषित किया जाता है तो सारे उसके जो पीठासीन अधिकारी और सब जाएं वहाँ, प्रॉपर तरीके से व्यवस्था हो और निर्वाचन प्रॉपर तरीके से हो। निर्वाचन संबंधी शक्तियों का जो राज्य निर्वाचन आयोग उसको शक्तियाँ देता है ना, उसका प्रयोग करेगा। धारा 17 है, इसमें क्या है? एक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग क्या करेगा? एक जिले का एक निर्वाचन आयुक्त अधिकारी नियुक्त करेगा। और ये कौन होता है? ये डीएम को बनाया जाता है। जिला कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है। लेकिन कई बार ऐसी जरूरत पड़ गई, मान लो डिजास्टर आया हुआ है, जिला कलेक्टर सारे कामों में वहां बिजी है, अब निर्वाचन कौन करवाए? तो जरूरत पड़ गई तो एक से अधिक भी जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकता है। और वो कौन कर सकता है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, अब जहां एक से अधिक नियुक्त होंगे तो उन सबका कार्य बांटा जाएगा। ऐसे नहीं कि इसने तो कर दिया ये, इसने ये कर दिया, कोई क्या करेगा कोई क्या नहीं करेगा, किसी की जिम्मेवारी क्या रहेगी। मान लो 3 आदमी लगा दिए, अब 3 आदमी लगा तो दिए, उसमें कोई काम छूट गया, उसकी जिम्मेवारी किसी को तो देंगे, इसलिए काम को पहले बांट देते हैं ताकि वो अब अपने काम के प्रति सतर्क रहे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीन एक जिला निर्वाचन अधिकारी जिसकी समस्त निर्वाचन संबंधित कार्य करेगा, है ना। मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ना, उसके अधीन जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है ना, उसके अधीन कौन होता है? जिला निर्वाचन अधिकारी। जो क्या करता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जैसे मान लो नगर पालिका के लिए किसी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी बना दिया, मान लो डिप्टी कमिश्नर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी बना दिया, है ना। ये तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी वहाँ हो गया, लेकिन तहसील स्तर पर अगर बनाया जाता है तो उनको बनाया जाता है, जिले पर वो बनाया जाता है। लेकिन अपर बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसको बनाया जाता है? मान लो डेप्यूटी कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर है, उसको नगर पालिका का चुनाव करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बना दिया, तो उसके अधीन जो जिले वाले हैं वो काम करेंगे। ठीक है, वो काम करेंगे। कैसे करेंगे? एक जिला निर्वाचन अधिकारी जिले की समस्त निर्वाचन संबंधी कार्य
करेगा, एक जिले के समस्त निर्वाचन संबंधित कार्यों को वो करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए समस्त कार्यों को भी करेगा। तो उसके जो कार्य हैं वो इसमें 17 में दिए गए हैं। तो अब आगे वाला पार्ट अपन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 18 से आगे वाले। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों। और अगर हमारा ऐप नहीं खरीदा है तो आप ऐप हमारा क्लॉक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ऐप खरीद सकते हैं। दूसरी चीज़, हम लोग वहाँ टेस्ट सीरीज भी डाल रहे हैं, रेगुलर बेस पे टेस्ट सीरीज डल रही है। और वो टेस्ट सीरीज मैं बता रहा हूँ सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है उसके लिए भी अच्छे से काम आएगी। क्योंकि हम लोग उस टेस्ट को इस एग्ज़ाम के बेस पे रख के और सफिशिएंट मात्रा में, हो सकता है 8 से 10,000 क्वेश्चन भी आपको हो जाएं, तो इस तरह से क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आप वहाँ जाकर ले सकते हैं। और अभी ऑफर प्राइस चल रहा है और मात्र 499 का। हो सकता है हमारा मैनेजमेंट उसको बढ़ा दे प्राइस को, तो वो डिसाइड करेगा। तो आप तब तक वो कोर्स परचेज कर सकते हैं ऑफर प्राइस में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।